हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। दोस्तों, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का आपकी तैयारी चल रही है और उसके अंतर्गत ये है आपका बिहार स्पेशल। जी हाँ, आज लेकर के आए हैं बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में हम लोग आज देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका पूरे तरीके से हम विस्तार पूर्वक लेकर के आए हैं। एक प्रश्न के बहुत सारे संबंधित प्रश्न आपको इसमें है ना। पूरा जनगणना आपको इसमें करा दिया जाएगा। बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो 1857 की क्रांति हो या फिर आपका जनगणना से संबंधित प्रश्न हो या फिर आपका इतिहास से संबंधित हो, भूगोल से संबंधित हो, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन आपका होने वाला है। यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये बिहार स्पेशल का आज ये पहला क्लास है दोस्तों, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये सारे सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। बीपीएससी खास करके ये सब एग्ज़ाम हमेशा एग्ज़ाम में पूछते रहता है, ठीक है। आप हमारे यहाँ जो आपकी बीपीएससी की आपका सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की जो तैयारी चल रही है उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइए। इसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जहां आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है 7857824310। इसमें जुड़ने के लिए मात्र दोस्तों अभी 399 चार्ज है ऑफ़र में, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप जुड़ जाइए। कोई मंथली चार्ज आपको इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार आपको इसमें पे करना पड़ेगा और फिर जब तक एग्ज़ाम ना हो जाएगी तब तक आपको क्लास चलते रहेगी, है ना। कोई मंथली चार्ज नहीं है। ये नंबर है, इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, है ना। आप नहीं चलाते तो किसी और के भी माध्यम से पेमेंट करके जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर होगा उससे हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल क्लास, बिहार स्पेशल देखिएगा। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। हमेशा जनगणना 2011 का ही अभी पूछेगा, क्योंकि अभी 2011 के बाद जो जनगणना होती है ना, हर एक 10 साल पे जो जनगणना होती है वो नेक्स्ट जनगणना अभी तक नहीं हुई है। तो 2011 वाला ही डाटा आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। तो 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बताते चलिएगा। आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी कि 10,40,00,000 लगभग जनसंख्या 2011 के अनुसार था। पूरा एग्जैक्ट भी आपको हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सब चीज़ आपको यहाँ पर नोट कर दिया गया है। एक भी अक्षर आपको नोट नहीं करना है, बस आप पूरा डिटेल से देखिए। इसका PDF आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। इसको 1-2 बार जरूर देखिएगा। इसका जो टोटल आपका बिहार की जनसंख्या है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसका कुछ डिटेल, है ना। जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका PDF है। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुवितरण के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10.41 करोड़ है। 2001 की जनगणना में बिहार की जो जनसंख्या थी दोस्तों वो 8.30 करोड़ थी, है ना। हम यहाँ पर थोड़ा सा 2001 के बारे में भी कंपैरिजन करके आपको देखते हुए चलना है कि 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ा है। जनगणना जो होता है कितने साल पे होता है, 10 साल पे होता है, याद रखिएगा। पहली बार जो जनगणना हुआ था भारत में वो हुआ था 1872 में आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और उसके बाद जो नियमित जनगणना हुई है वो 1881 से चल रही है आपका 10 साल के अंतराल पर। सबसे पहले हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अब बात है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की कुल जनसंख्या है वो आपको याद रखना है। कभी कभी पूरा फिगर में देता है, कभी कभी आपको शॉर्ट में भी देता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना है। 10,40,99,452, है ना। आप मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं। 10,40,99,452 या 10,40,99,452 था। जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, तो 54, 27, 81, 57। और जो महिला की जनसंख्या थी वो 49, 82, 12, 95, ठीक है। आप इसको जिस तरीके से याद करना हो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है। चलिए कुछ और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि आपका 2001 में जो कुल जनसंख्या थी वो दोस्तों वो आपका इतनी थी 2001 के अनुसार, है ना। जिसमें पुरुष की जनसंख्या इतनी थी, है ना। जबकि महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, ये महिलाओं की जनसंख्या है ना। इस दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, है ना, कि 2001 से लेकर के 11 तक,
है ना, बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो 25.42%। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है ना। जबकि पिछले दशक में ये 28.43% थी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि 2001 से लेकर के है ना 2011 तक जो प्रतिशत था वृद्धि का वो था 25.42, और जो आपका 1991 से लेकर के 2001 तक जो प्रतिशत वृद्धि था वो कितना था, वो था 28.43%। यानी कि जो वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि का जो दर है दोस्तों, वो क्या है, गिरावट देखने को मिला है ना। इससे आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि 2011 में बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8.60%। पूरा यहाँ पर निचोड़ दोस्तों जनगणना का है ना। इससे फालतू जनगणना आपको नहीं पूछेगा। तो 2011 के अनुसार जो बिहार का जो प्रतिशत है दोस्तों जनसंख्या का, वो है 8.60, और 2001 में ये आंकड़ा कितना था, तो 8.07% था। ठीक है, कह रहा है कि बिहार में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, और 2011 की जनगणना के अनुसार यह 61.40% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, 61.80%, है ना। बस आप पूरा चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा और इसको आप देखते हुए चलिएगा, है ना। पूरा वीडियो देखिएगा, फिर देखिएगा आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो 2011 के अनुसार ही आपको एग्जाम में पूछेगा, जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर याद रखिएगा 61.80, जिसमें पुरुष साक्षरता था 71.20 और महिला साक्षरता था 46.40%। ठीक है, सबसे कम महिला साक्षरता दर किसका है दोस्तों, तो बिहार का ही है, और सबसे कम साक्षरता दर भी बिहार का ही है, ये भी आप ध्यान रखना है। अगर 2001 के बारे में हम देखें तो बिहार का साक्षरता दर जो था वो मात्र 47% था, जो आपका 2011 में 61.80% हुआ। पुरुष और महिला का साक्षरता दर 2001 में कितना था, तो 59.68, और महिला का था 33.12% साक्षर थे आपका। ठीक है, वास्तविक संख्या में बिहार के कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है, तो ये जनसंख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। पुरुष जनसंख्या इसमें कितना साक्षर है और महिला जनसंख्या कितनी साक्षर है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पुरुष जनसंख्या जो साक्षर है वो 5,25,04,553 है, और जिसमें महिला है आपका 3,16,08,023 आपका हो जाएगा, महिला है आपका। बिहार का कुल क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है टोटल बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का घनत्व कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो आपका भारत में सबसे ज़्यादा है ना। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है दोस्तों, तो वो है अपना बिहार का। 1106 व्यक्ति जो है ना 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में निवास करते हैं। ठीक है, औसत राष्ट्रीय औसत कितना है दोस्तों, यानी कि भारत का जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो 382 व्यक्ति है ना। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको यहाँ से ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अगर कहता कि बिहार का तो सबसे अधिक है, अगर कहे दोस्तों कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब 2001 की अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो बिहार का घनत्व था 881, जो बढ़ के 2011 में हो गया 1106। ठीक है, 2001 में राष्ट्रीय औसत था 324, जो बढ़कर के हो गया 382 2011 में। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करते हुए देखना है 2001 के अनुसार। ठीक है ना। बिहार में लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का लिंगानुपात जो है वो आपका 918 है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 918 क्या है, महिलाएं हैं, है ना। तो ये काफ़ी कम है 918, है ना। 1000 पुरुष पे 1000 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत कितना है दोस्तों, यानी कि भारत का जो लिंगानुपात है वो है आपका 940, जबकि बिहार का लिंगानुपात मात्र 918 है। तो थोड़ा सा इस पर हमको सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे 2001 के बारे में थोड़ा सा अगर देखिएगा तो 2001 में बिहार में महिला जो लिंगानुपात था वो 921 था, है ना। 921 था, यानी कि 2001 में दोस्तों, और 2011 में क्या हो गया, घट करके, है ना, लिंगानुपात घट रहा है, यानी कि महिलाओं की संख्या घट रहा है। तो यहाँ पर 918 है, अभी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये पहला सवाल का ये देखिए महत्वपूर्ण यहाँ पर था। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि किस आंदोलन, है ना, दिख रहा है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था, बताइए
किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? है ना, आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय कब था, किस आंदोलन के समय था, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं इससे महत्वपूर्ण संबंधित कुछ और भी प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका आज का क्लास है। यहाँ से बहुत सारा सवाल एग्जाम में आपको मिलेगा। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता का आयोजन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, है ना। आज़ाद दस्ता का जो आयोजन किया है, ये जो हुआ था गठन, ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था और नेपाल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। आगे प्रश्न कह रहा है, दूसरा नंबर पॉइंट है कि जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, है ना, सिद्धांतवादी, समाजवादी थे। उन्हें जेपी का या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, है ना। इनको जेपी भी कहा जाता है, शॉर्ट में जयप्रकाश नारायण। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्हें संपूर्ण क्रांति का नारा था, ये याद दिलाता है दोस्तों। चलिए आगे जो अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो कह रहा है कि दोस्तों कि ये जो आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था आपका 1930 में। ठीक है, शुरुआत हुआ था। कह रहा है कि इसे दूसरा प्रमुख गांधीवादी जन आंदोलन कहा जाता था। ठीक है, याद रखना है, इसे दूसरा प्रमुख गांधीवादी जन आंदोलन कहा जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नमक सत्याग्रह जब समाप्त हुआ था उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की गई थी, जिसने 1920 के दशक की शुरुआत में शुरू किए गए असहयोग आंदोलन की तुलना में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की सामाजिक पहुंच को व्यापक बनाने में एक विशिष्ट प्रगति की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर है असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए, असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये सितंबर 1920 से लेकर के फरवरी 1922 तक चला था। बहुत इंपॉर्टेंट है असहयोग आंदोलन, है ना। और ये महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जागृति का प्रतीक माना गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यह पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था दोस्तों, और अहिंसक तरीके से भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका, तो ये हो गया आपका असहयोग आंदोलन। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट। चंपारण जो सत्याग्रह था ये आपका 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को। यह गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। और बिहार में नील की फसल के उत्पादन के खिलाफ एक ये क्या था, तो किसान का विद्रोह था। ये कैसा विद्रोह था दोस्तों? तो किसान का विद्रोह था। इसमें क्या था ना कि 20 तीन कठिया पद्धति इसको कहा जाता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती आपको करना पड़ेगा। तो इसी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में। और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था, ध्यान रखना है। 19 अप्रैल 1917 को ये शुरुआत हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो तीसरा सवाल कह रहा है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिहार का सिल्क सिटी, है ना, बिहार का सिल्क सिटी किसको कहते हैं? ऑप्शन है आपका भोजपुर, भागलपुर, बांका, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। सिल्क सिटी, देखिए बिहार का जो सिल्क सिटी है ना, ये कहा जाता है आपको भागलपुर को। किसको कहते हैं?
भागलपुर को कहा जाता है आपको सिल्क सिटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है इसको थोड़ा सा एक नज़र देख ले कि बिहार में कुल बुनकरों की संख्या जो है वो कितना है, 90,000 से अधिक है। भागलपुर प्रमुख सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि गया एक अन्य प्रमुख केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, गया में भी सिल्क का बहुत बड़ा उत्पादन है और यहाँ लगभग 8,000 बुनकर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भागलपुर, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सीवान, पटना जिले में मजबूत पारंपरिक हथकरघा समूह है। और अगला पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्सटाइल पार्कों, समूहबद्ध विकास कार्यक्रम के लिए भी परियोजनाएं रिपोर्ट तैयार कर रही है। हालांकि राज्य के अधिकांश कपड़ा केंद्र कम मूल्य की वस्तु के उत्पादन में गिरावट की ओर है। गया अब कपड़ा क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ लगभग 10,000 करघे चल रहे हैं और कई नई परियोजनाएं जल्द ही शुरू होने वाली है। जी हाँ, तो पहला नंबर जो है आपका सिल्क सिटी में वो है भागलपुर और दूसरा नंबर जो है आपका गया का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों। जी हाँ, अभी वर्तमान में ये आपका पेपर में सुर्खियों में था कि सबसे बड़ा सोने का भंडार, तो ये आपका करेंट अफेयर भी हो जाता है। जमुई हो जाएगा, बांका होगा, कटिहार होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा या एक से अधिक होगा। देखिए तो सोने का जो भंडार है बिहार में वो हो जाएगा आपका जमुई डिस्ट्रिक्ट, है ना। जमुई में ये पता चला है सोने के भंडार के रूप में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि सोना क्या है। तो सोना दोस्तों बहुत ही कीमती है और ख़ास करके महिलाओं को तो बहुत ही पसंद है सोना, है ना। सोना भी पसंद है और सोना भी पसंद है, दोनों सोना बहुत पसंद है। जिसका उपयोग किस में किया जाता है, तो आभूषण और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसको किया जाता है। इसका दंत चिकित्सा और नक्काशी में भी उपयोग किया जाता है ना। गया, नालंदा, जमुई जिले में सोने के भंडार हैं और अभी वर्तमान में पता चला था जमुई में दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पर भंडार मिला है। कह रहा है कि राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार देश में दोस्तों 1/4/2015 तक प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का कुल संसाधन जो था वो 501 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें से 654.74 टन सोना धातु है। मिलियन टन क्या है, तो आपका अनुमानित है कुल संसाधन का, जिसमें 654 टन क्या है, सोना है। और बिहार में दोस्तों 222.885 मिलियन टन अयस्क के साथ ये संपन्न है, हाँ। इसमें 37.6 टन धातु है। तो ये कुछ आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़ा जल्दी नहीं पूछेगा, ये आपको सोना का भंडार के बारे में जरूर एग्जाम में पूछता है, वो आप करेंट अफेयर यहाँ से ध्यान रखना है। अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जमुई जिले के मोनो ब्लॉक में राजगीर और करमटिया, रानी पहाड़ी, बरमदिया, मढ़ी पहाड़ी के कबूतरा और नकिया पहाड़ी क्षेत्र में सोने के भंडार की पुष्टि की है। और अगस्त 2021 में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी राष्ट्रीय खनिज सूची के आंकड़ों के अनुसार भारत में सोने का भंडार 501.83 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खनिज समृद्ध क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सोने सहित विभिन्न खनिज वस्तुओं का भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज अन्वेषण करता है। अगर बिहार में इतना सोना निकल जाएगा दोस्तों तो हम लोग माला माल हो जाएंगे, है कि नहीं। अगला पॉइंट है कि भारत में स्वर्ण अयस्क भंडार का वितरण यहाँ पर दिया गया है कि किस राज्य में दोस्तों कितना स्वर्ण भंडार है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि बिहार की में अगर बात करें तो बिहार में दोस्तों 44% सोना आपका बिहार में है ना। राजस्थान में 25% सोना, कर्नाटक में 21%, पश्चिम बंगाल में 3%, आंध्र प्रदेश में 3% और झारखंड में 2%। तो बिहार तो सबसे बड़ा है ना सोने के भंडार के रूप में। चलिए अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो मिला यहाँ पर। बिहार में एशिया का सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। अब गोखुर झील क्या होता है इसके बारे में भी आपको डिटेल से समझाया जाएगा। सबसे बड़ा कह रहा है एशिया का गोखुर, है ना। कांवर झील है, अनुपम झील है, कुशेश्वर झील है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए सबसे बड़ा अगर गोखुर झील की बात करें तो वो हो जाएगा कांवर झील, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा।
अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर समझते हैं कि बिहार के बेगूसराय जिला में दोस्तों ये जो गोखुर झील है ना, ये कहाँ है भाई? तो ये है बेगूसराय जिला में। कांवर झील एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी का गोखुर है। इसका क्षेत्र, इसीलिए विकल्प 3 यहाँ पर सही होगा। क्षेत्रफल इसका यहाँ पर दिया गया है 2620 हेक्टेयर है और यह बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि भी स्थल है। जी हाँ, रामसर स्थल यानी कि आर्द्रभूमि भी है ना। रामसर स्थल की जो स्थापना हुई थी ये 1971 में हुई थी दोस्तों। रामसर कहाँ है? तो ईरान में है रामसर, है ना। और ये बिहार का एकमात्र रामसर भूमि है यानी कि आर्द्रभूमि है। याद रखना है कांवर झील, इसका ध्यान रखना है। ये कब दिया गया था? तो ये 21/7/2020 से दोस्तों इसको ये दर्जा मिला है आपका। आगे है कि रामसर स्थल में दर्ज की गई 165 पौधों की प्रजातियां और 394 पशु प्रजातियां शामिल है, जिसमें 221 पक्षी प्रजातियां भी इसमें शामिल हैं। कह रहा है कि यह मध्य एशियाई कलाइवे के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें 85 प्रवासी जल पक्षी भोजन और आराम के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो ये दोस्तों जो आपका झील है ना, उसका, कांवर झील का। कह रहा है कि 3 गिद्धों सहित 5 गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियां लाल सिर वाले गिद्ध, सफेद दुम वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध और 2 जल पक्षी अर्थात मिलनसार लैपिंग और बेयर पोचार्ड यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? तो ये कांवर झील में, है ना। इसे कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर गोखुर झील के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोखुर क्या है दोस्तों। देखिए, गो मतलब होता है मतलब गाय, है ना। गो मतलब गाय है और खुर मतलब पैर, यानी कि गाय का जो पैर होता है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस प्रकार से दोस्तों ये गोखुर होता है ना। इसमें होता है, देखिए कुछ नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जैसे कि ये नदी बह रही है ना। ये नदी बह रही है। नदी इस प्रकार से बहती है कि नहीं बहती है? जब नदी में बाढ़ आता है दोस्तों तो बहुत दूर तक नदी का पानी जो है वो चला जाता है आपका, ठीक है। तो बहुत दूर तक जाने की वजह से क्या होता है कि अब बरसात के समय में नदी का पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। फिर गर्मी के दिन में क्या होता है कि गर्मी के दिन में ये वाला भाग जो है कट जाता है ना। ये वाला भाग कट जाता है और जो फिर नदी है वो नदी ऐसे बहने लगती है, ठीक है। इस प्रकार से नदी बहने लगती है। तो ये वाला भाग क्या हुआ? कट गया। ये वाला भाग कट गया और इसमें क्या हो गया? पानी भरा हुआ रह गया। तो इससे जो झील बनता है उसी को कहते हैं गोखुर झील। ये आकृति आपको दिख रहा होगा, है ना। ये इसी प्रकार से ये गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है वो आपका 6 नंबर है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? जी हाँ, जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था वो 1931 में हुआ था। किसने किया था ये बता रहा है। ऑप्शन है आपका कि फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद, सरस्वती योगानंद। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या क्या दिया गया है दोस्तों, ये हम यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट में है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवादियों की विचारधाराओं द्वारा किया गया था, है ना। कब किया गया था बिहार समाजवादी? 1931, आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि इसका गठन जो हुआ था वो फूलन प्रसाद वर्मा ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया था और बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जुलाई 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी के ने बाद में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी और पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य थे कि समाजवादी विचारों का प्रचार करना है, श्रम और किसान संगठनों का गठन करना है ना। अब्दुल बारी के अध्यक्ष के रूप में गंगा शरण सिन्हा और पीपी वर्मा के सचिवों के रूप में और अंबिका कांत सिन्हा के कोषाध्यक्ष के रूप में पार्टी की एक आयोजन समिति की स्थापना की गई थी। कुछ और इसमें पॉइंट दिया गया है कि बिहार समाजवादी पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेता इस प्रकार हैं, जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव,
संपूर्णानंद या फिर यूसुफ मेहर अली। आचार्य नरेंद्र देव जो थे दोस्तों, इनका जन्म हुआ था आपका 1890 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ देश में मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व किया था। संपूर्णानंद जो थे ये लिखित किताब जिसमें समाजवादी संगठनों का एक व्यापक कार्यक्रम था जब हम सत्ता में थे। नेक्स्ट थे एक यूसुफ मेहर अली, इन्होंने 1923 में दोस्तों साइमन गो बैक का नारा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया, ये आपका ध्यान रखना है। यूसुफ मेहर अली। और 7 कमीशन भारत आया था 1928 में, इसका गठन हुआ था 1927 में। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता के सामने भारतीय विचारों को प्रस्तुत करने के लिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। जी हाँ, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब किया गया था, तो 1866 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार में स्फूर परियोजना क्या है दोस्तों। बिहार में स्फूर परियोजना क्या है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है या फिर गरीबी से है या फिर दोस्तों आपका बैंकिंग से है या फिर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक से है, क्या होगा। देखिए स्फूर जो परियोजना है इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर चलते हैं कि स्फूर योजना आखिर होता क्या है ना। तो इसमें कुछ की पॉइंट जो दिए गए हैं इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि शहरी सुधार के लिए सहायता कार्यक्रम होता है आपका स्फूर योजना। ठीक है, कह रहा है कि स्फूर एक 6 साल का साझेदारी कार्यक्रम होता है। ठीक है, कितने साल का, तो 6 साल का। और अब बिहार सरकार शहरी विकास आवास विभाग के माध्यम से और यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के बीच एक और 2 साल का लिए विस्तार चरण किया गया है। कह रहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो बिहार में शहरी केंद्रों को आर्थिक विकास में उनकी अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए पुनर्जीवित करना और अक्षम करना है ना। इसका उद्देश्य क्या है, तो निजी निवेश के लिए परियोजना, शहरी स्थानीय निकायों उत्तर बेहतर आर्थिक। चलिए ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैं यहाँ से रखता हूँ, आगे चलता हूँ। स्फूर का कुछ आउटपुट दिया गया है ना, ये भी आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए इसकी कुछ उपलब्धि दी गई है, कुछ केंद्रक दिया गया है, पूरा डिटेल से दोस्तों आपको इसमें दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण 7 प्रश्न थे। प्रश्न तो 7 थे लेकिन यहाँ पर उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे ना वो काफ़ी ज़्यादा था। तो दोस्तों आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कुछ समस्या की वजह से आज इतना ही हम रहने देते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे। इससे में टोटल 15 प्रश्न है आपका और काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। 15 प्रश्न ये PDF आपको मिल जाएगा। मेन इसके में जो पॉइंट हम लिखे हैं ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत मेहनत लगा था इसको बनाने में है ना आप सभी के लिए। इसको ज़रूर 1-2 बार पढ़िएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा 100% दोस्तों। ठीक है, 9 बजे से आपकी डेली क्लास चलती है। आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा छोटा क्लास होगा है ना, कुछ काम की वजह से आज ज़्यादा लंबा क्लास हम नहीं ले पाएंगे। ये नंबर है जहाँ आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, मात्र अभी 399 इसमें चार्ज है। ऑनलाइन आपको पे करके जुड़ना होगा, फ़ोनपे गूगल पे के माध्यम से है ना। और जो लोग भी पे करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके, पता चल सके ना कि आप ही पेमेंट किए हैं है ना। जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर होगा उससे पेमेंट कर देना है, उसी से आपको व्हाट्सएप करना है दोस्तों। पेमेंट आप देखिए किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बहुत सारे लोग का अलग अलग नंबर होता है ना, तो किसी नंबर से कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका व्हाट्सएप चलाते होंगे उसी से हमें मैसेज कीजिएगा। बहुत सारे लोग को लगता होगा ये फर्जी, भाई कोई फर्जी नहीं है, आज से तैयारी हम नहीं करा रहे हैं है ना। तैयारी हमारे यहाँ दोस्तों पिछले 5-6 सालों से चल रही है ना। हम देखिए एस्टेट जब से हुआ था आपका 2019 में ना, उसी समय से आपको पूरी तैयारी चल रही है। एस्टेट जब हम फ्री में तैयारी करवाए थे है ना, एस्टेट स्टार्टिंग में फ्री में तैयारी हुआ था और उसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोगों क्वालिफाई किए थे है ना फ्री में। ठीक है, उसके बाद आपका बिहार प्रधान शिक्षक आया, प्रधानाध्यापक आया आपका, उसकी तैयारी कराई गई, उसमें आपको हज़ारों लोग आपको सफल हुए। सीटेट की भी हमारे यहाँ तैयारी चली थी, अब सीटेट की क्लास फ़िलहाल अभी नहीं हो पाती है ना। फ़िलहाल प्रधान शिक्षक का चला था, उसमें बहुत सारे लोग हुआ। सक्षमता का दोस्तों आपका तैयारी चला है ना, बहुत सारे लोग इसमें लगभग सभी लोग पास कर गए। BPSC दोस्तों आपको TRE 1 TRE 2 आपका चला था है ना, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग उसमें भी रिजल्ट हुआ था है ना। तो ये आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फर्जी है, कोई फर्जी नहीं है ना। बहुत दिनों से ये क्लास हम ले रहे हैं है ना, और इसी माध्यम से आपको तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग सभी लोग इसमें जुड़ जाइएगा
और चैनल पर जो भी नए होंगे है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको कल अगले वीडियो में। धन्यवाद। गुड नाइट।